खुशियाँ केवल उन्हीं को लोगों को मिलती है जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। चलिए इसी अच्छे विचार के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा गौरव पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम लोग अध्याय 8 सम्राट अशोक एक महान शासक पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करेंगे। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर में दिया गया है अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में है। दूसरा है उत्तरापत प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी। ग नंबर में दिया गया है कलिंग युद्ध सम्राट अशोक के मौर्य साम्राज्य व कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। घ नंबर में दिया गया है अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख है। 2 नंबर में दिया गया है निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है सम्राट अशोक का साम्राज्य किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ था, और इस प्रश्न का सही उत्तर है सम्राट अशोक के राज्य का विस्तार पूरे भारत में काफी विस्तृत क्षेत्र में था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके अलावा साम्राज्य में बहुत से नगर थे जिनमें उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में है। यहाँ से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया जाया जा सकता था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। आपका अगला प्रश्न है अशोक ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था, उनके नाम लिखिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर इस प्रकार है अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा था। उनके नाम है उत्तरापत, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापत एवं प्राची। ग नंबर का प्रश्न है अशोक का धम्म क्या था। धम्म प्रचार के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी, और इस प्रश्न का सही उत्तर इस प्रकार है धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतर है। अपने दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है। धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा सुचिता। आगे कहा गया है प्राणियों का वध न करना, जीव हिंसा न करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र परिचितों संबंधियों ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार, गुलामों के प्रति उचित व्यवहार भी धर्म के अंतर्गत आते हैं। धम्म की शिक्षा देने के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। घ नंबर का प्रश्न है अशोक के बारे में हमें जानकारी किस प्रकार मिलती है, और इस प्रश्न का सही उत्तर इस प्रकार है अशोक इतिहास के महानतम राजाओं में से एक थे। अशोक के निर्देश पर कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। ये अभिलेख उनके संदेशों को जनता तक पहुंचाने के माध्यम थे। इन अभिलेखों को पढ़ने से हमें अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। आइए चर्चा करें। 3 नंबर का प्रश्न है सम्राट अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, और इस प्रश्न का सही उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं सम्राट अशोक की साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। जैसे पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। राजा के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ये किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर यानी टैक्स इकट्ठा करते थे।
आगे है, राजा के आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को अधिकारी सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की सुविधा के लिए मौर्य साम्राज्य कई छोटे क्षेत्रों या प्रांतों में विभक्त था। यहाँ प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। मौर्य शासक प्रांतों में आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लोग कंबल और दक्षिण भारत के लोग सोने और कीमती पत्थरों को नजराने के रूप में शासक को देते थे। जंगली इलाकों में रहने वाले लोग से यह आशा की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दे। आपका चौथे नंबर का प्रश्न है, सम्राट अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? और इस प्रश्न का सही उत्तर इस प्रकार है। अशोक कलिंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा, लेकिन इस युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। उसका हृदय दया एवं करुणा से उद्वेलित हो उठा तथा उसने भविष्य में कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर ली। इसके बाद वह बौद्ध बन गया और उसने अपने साम्राज्य के सभी उपलब्ध साधनों को जनता के भौतिक एवं नैतिक कल्याण में लगा दिया। 5वें नंबर का प्रश्न है, अशोक एक लोकप्रिय एवं महान शासक था। आप क्या सोचते हैं? इस प्रश्न का जवाब आप इस प्रकार लिख सकते हैं। मेरे विचार से अशोक एक लोकप्रिय एवं महान शासक था। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, सम्राट अशोक के राज्य का विस्तार पूरे भारत में काफी विस्तृत क्षेत्र में था। साम्राज्य में भाषा, भोजन एवं पोशाक की काफी विभिन्नताएं थी। दूसरे शब्दों में, अलग अलग जगहों के लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, भिन्न प्रकार के भोजन करते थे तथा भिन्न प्रकार की पोशाक पहनते थे। इस कारण से उन पर नियंत्रण रखना और शासन करना कोई आसान काम नहीं था। दूसरा, कलिंग युद्ध में भीषण रक्तपात तथा नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक ने भविष्य में कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर ली। तीसरा, वह बौद्ध बन गया तथा उसने अपने साम्राज्य के सभी उपलब्ध साधनों को जनता के भौतिक एवं नैतिक कल्याण में लगा दिया। चौथा है, अशोक की इच्छा थी कि विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग आपस में शांति एवं सौहार्द से रहे। अशोक ने अपने संदेश कई शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाया, जिसे धम्म कहा गया है। उसने धम्म की शिक्षा देने के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। धम्म की शिक्षाओं को विदेशों तक फैलाया। अशोक ने कलिंग अभिलेख में अपनी सारी प्रजा को संतान के बराबर स्थान दिया। वो समझता था कि राजा पर प्रजा का कर्ज है, जिसे वह प्रजा का कल्याण करके ही चुका सकता है। उसने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उसने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अधिकारियों को भय रहित होकर प्रजा का कल्याण करने का आदेश दिया गया था। आइए करके देखें। 6 नंबर का प्रश्न है, भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम लिखिए और उनके चित्र बनाइए। इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। भारत के कुछ राष्ट्र प्रतीकों के नाम और उनके चित्र इस प्रकार हैं। पहला है राष्ट्रीय ध्वज, जो कि हमारा तिरंगा है। आप
तिरंगे का चित्र इस प्रकार बना सकते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय गान, जो कि हमारा है जन गण मन। तीसरा है राष्ट्रीय प्रतीक, जो कि है अशोक स्तंभ। आप इनका चित्र इस प्रकार बना सकते हैं। चौथा है राष्ट्रीय फल, और वो है आम। आप आम का चित्र इस प्रकार बना सकते हैं। पांचवा है राष्ट्रीय फूल, जो कि है कमल, और कमल फूल का चित्र आप इस प्रकार बना सकते हैं। आगे है राष्ट्रीय पशु, जो कि है आपका बाघ। आप बाघ का चित्र इस प्रकार बना सकते हैं। आगे है राष्ट्रीय पक्षी, जो कि है मोर। आप मोर का चित्र इस प्रकार बना सकते हैं। आगे है राष्ट्रीय वृक्ष, जो कि है आपका बरगद का पेड़। आप बरगद का पेड़ का चित्र इस प्रकार बना सकते हैं। और भी बहुत से राष्ट्रीय प्रतीक है।